नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं और सबकी निगाहें टिकी हुई थी न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल पर, क्योंकि ये एग्जिट पोल सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय, सबसे भरोसेमंद है। ये हम नहीं कह रहे, हमें कहने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया मानती है। राजनीतिक जमात को चुपकी रहती है न्यूज 24 पर जब भी चुनाव की बात आती है। हमारे एग्जिट पोल पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कम से कम एग्जिट पोल की बात करें। फिर बता दूं आपको, ये नतीजे नहीं हैं, नतीजे आएंगे 8 तारीख को। लेकिन जो आंकड़े मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, उससे तस्वीर काफी हद तक साफ होती दिखाई दे रही है कि 8 तारीख को क्या होने वाला है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन, एनडीए में उसे कहूं तो, वो बड़ी आसानी से सरकार बनाता दिख रहा है। 155 सीटें प्लस माइनस 11, यानी कि कम से कम 144 सीटें और 166 तक सीटें जीत सकती है बीजेपी और बीजेपी के साथ वाली पार्टियां। जबकि महागठबंधन 83 सीटों पर सिमट जाएगा, वो 74 सीटों तक भी गिर सकता है और ज्यादा से ज्यादा 92 सीटें उसके खाते में आ सकती हैं, जबकि अन्य उनकी कोई भूमिका नहीं होगी। कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन ये एग्जिट पोल साफ कह रहा है कि बड़ी आसानी से बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन सरकार बनाने वाला है बिहार में। और हमारे एग्जिट पोल में बड़ी बातें क्या उभर कर आई हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में भी हैं और राजनीतिक जमात के कुछ वरिष्ठ नेता अलग अलग पार्टियों से, वो अपनी प्रतिक्रियाएं तो देंगे ही, लेकिन अभी वंदना झा के पास आपको लिए चलता हूं, जो बताएंगी 10 बड़ी बातें क्या निकल कर आ रही हैं हमारे एग्जिट पोल में। वंदना। जाहिर तौर पर न्यूज 24 टुडे चाणक्य का सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल फिलहाल सामने आ चुका है और ऐसे में अगर किसी भी वजह से आपने मिस कर दिया इसे, तो एग्जिट पोल की 10 बड़ी बातें जल्दी जल्दी आपको बताते हैं। पहली बड़ी बात एग्जिट पोल की रही, एनडीए को बिहार में पूर्ण बहुमत मिल सकता है। इस एग्जिट पोल की दूसरी बड़ी बात जो रही वो ये कि एनडीए को 155 से ज्यादा सीटें भी मिल सकती है, प्लस माइनस 11, जैसे कि संदीप बता रहे थे। ठीक उसी तरीके से महागठबंधन को सिर्फ 83 सीटें मिलेंगी। तीसरी बड़ी बात, प्लस माइनस 9 इसमें भी है अनुमान। अन्य के खाते में सिर्फ 5 सीटें, प्लस माइनस 3। चौथी बड़ी बात इस एग्जिट पोल की ये रही। पांचवी बड़ी बात इस एग्जिट पोल की जो है वो ये कि बीजेपी के मुकाबले मोदी के नाम पर वोट पड़े हैं, मोदी की लहर ने यहां भी काम किया है। छठी बड़ी बात इस एग्जिट पोल की जो है वो ये कि लालू से गठबंधन करना नीतीश कुमार को बहुत ही भारी पड़ा है। सातवीं बड़ी बात इस एग्जिट पोल की, जहां आरजेडी कैंडिडेट है वहां पर महिलाएं एनडीए के पक्ष में हुई, एनडीए के पक्ष में उन्होंने वोट दिया है। आठवीं बड़ी बात इस एग्जिट पोल की रही, मोदी के नाम पर महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की है। नवीं बड़ी बात इस एग्जिट पोल की जो रही वो ये कि बिहार चुनाव में जाति का कार्ड कतई चलता हुआ नजर नहीं आया है। ट्रेंड इस बार की वोटिंग में बिल्कुल बदल गया। वही 10वीं बड़ी बात रही कि नीतीश को बदलने की बयार वोटिंग में साफ तौर से देखी गई। संदीप, बैक टू यू। शुक्रिया वंदना। और मेरे साथ स्टूडियो में अब बिना लार लपेट के हम सीधे विश्लेषण में घुस जाते हैं। हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद है मेरे साथ, अरुण रंजन साहब वरिष्ठ पत्रकार, सुकेश रंजन, 2 रंजन साथ साथ हमने बिठा दिए हैं। सुकेश रंजन हमारे एडिटर इनपुट, और बिहार घूम कर आए और वहां पर गलियों की धूल फांकी छाकी उन्होंने। हमारे साथ राहुल देव वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं, ओपिनियन पोस्ट के संपादक प्रदीप सिंह हैं। इसके अलावा केसी त्यागी महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जेडीयू के, और सोफोलॉजी का उनको बहुत अच्छा ज्ञान है, तो सोफोलॉजी की भी बातें होने वाली हैं। और चिराग पासवान एलजेपी के युवा चेहरा। चिराग, अगर यही एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होता है जी, बड़ा फैक्टर क्या, ये चमत्कार शायद उम्मीद से दुगना, उम्मीद शायद आपको ना होगी, अभी तो आप नहीं मानेंगे कि इस तरह का आंकड़ा भी आ सकता है, टर्निंग पॉइंट क्या रहा? देखिए, मैं ईमानदारी से बोलूंगा, उम्मीद इससे ज्यादा की है। जैसा हम लोग चाहते थे, हम लोगों ने शुरुआत की थी, हम लोग 185 प्लस का हम लोगों ने टारगेट रखा था हमारे गठबंधन के लिए। बहरहाल आज भी मुझे उम्मीद है, विश्वास है
देखिए, ईमानदारी से मैं बोलूंगा आपको, ना ओपिनियन पोल के सहारे ना एग्जिट पोल के सहारे हम लोगों ने चुनाव लड़ा। बहुत से चैनल हैं जो हम लोगों को गठबंधन को बढ़त नहीं भी दे रहे हैं, बहुत से चैनल है जो हमारी सरकार बनता हुआ नहीं भी दिखा रहे हैं। अगर मैं उन चैनल्स पे बैठूं और मैं बोलूं कि मैं आपके पोल पे भरोसा नहीं करता, आपका चैनल क्योंकि हमें इतने अच्छे से बढ़त दिखा रहा है, और ईमानदारी से मैं कबूल करूंगा चाणक्य के सर्वे पे कहीं ना कहीं एक भरोसा है हम लोगों का, क्योंकि इससे पहले भी जितने सर्वे आप लोगों ने किए, चाणक्य के जितने भी पोल रिजल्ट आए, वो कहीं ना कहीं बहुत सटीक साबित रहे। लोकसभा के दौरान भी कोई भी बीजेपी को इतना मत नहीं दे रहा था, आपके चैनल ने दिया, सही साबित हुआ। दिल्ली चुनाव में आपका आकलन बिल्कुल सही साबित हुआ। ईमानदारी से मैं भी व्यक्तिगत तौर पर बाकी चैनल्स के सर्वे जरूर देख रहा था, बट एग्जिट पोल का, चाणक्य के एग्जिट पोल का इंतजार मैं भी कर रहा था। काफी देर से आपने परिणाम दिखाने शुरू किए, बट इंतजार मुझे भी था। बट फिर भी कमिंग बैक टू द एक्चुअल पॉइंट, मैंने ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल के सहारे मैंने चुनाव नहीं लड़ा। एक अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपनी मेहनत से मैंने चुनाव लड़ा, और मेरी मेहनत, हमारी मेहनत सब करते हैं चिराग, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन देखिए, मेहनत तो सभी करते हैं, जान पूरी सभी लगाते हैं, लेकिन ये एग्जिट पोल अगर नतीजों में तब्दील हुआ तो आप क्या कहेंगे? ये 5 चरण का जो चुनाव हुआ, ये विकास के मुद्दे पर लड़ा गया, ये उम्मीदों, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं पर लड़ा गया, एस्पिरेशंस पर लड़ा गया, या दरअसल एक कड़वी हकीकत? देखिए, आप तो बिल्कुल साफ साफ बोलने वाले व्यक्ति हैं चिराग, इतना डिविसिव, इतना तलखी, खलिश, रंजिश, भाषा की मर्यादा को तार तार करने वाला शायद आपने भी नहीं देखा होगा चुनाव, ना मैंने देखा है। उस पर वोटिंग डिसाइड हुई, उस पर यह सीटों का आंकड़ा सामने आया है, या दरअसल जिस खांचे में हम बिहार को देखते थे कि भाई कास्ट, जात पात के नाम पर ही सब कुछ होता है, वो टूटता हुआ भी दिख रहा है? देखिए, हमारे प्रदेश के साथ ये हमेशा जोड़कर देखा गया कि बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं जातीयता पर आधारित होती है। मुझे खुशी है कि लोकसभा में भी ये जातीयता टूटती हुई दिखी थी। लोकसभा के चुनाव में भी लोगों ने जात पात, धर्म, मजहब से उठकर मतदान किया था। यही कारण थे कि हम लोग अधिकांश सीटों पर, हम लोग 30+ सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी आउट ऑफ 40। और उसी तर्ज पर जाते हुए मुझे लगता है इस बार भी लोगों ने जात पात, धर्म, मजहब से उठकर सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर मतदान किया। हमारा प्रदेश जो कि आजादी के 68 साल के बाद भी मूलभूत जरूरतों के अभाव से जूझ रहा है, वहां पर विकास के अलावा और कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। पर प्रधानमंत्री जाते हैं, अपनी जात बताने लगते हैं, बनाने की, गवर्नर की भी जात बता देते हैं, आपको गठबंधन का हिस्सा बनाते हैं, फिर एक महादलित जीतन राम मांझी को ले आते हैं, कुशवाहा साहब, वो सारी गोटियां तो जात के इर्द गिर्द ही सेट की गई, मानेंगे? देखिए, मैं किसने कहां पे कौन सी गोटियां सेट की नहीं की, मैं लोक जनशक्ति पार्टी की बात करूंगा, अपनी बात करूंगा हर मंच पर। मैं खुद बिहारी युवा हूं, मैंने दूसरे प्रदेशों में काम भी किया, दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया। मैंने व्यक्तिगत तौर पर देखा कि किस तरीके से दूसरे प्रदेश में हम बिहारियों को अपमानित किया जाता है, हम पर लाठियां चलाई जाती हैं, हमें गालियां तक दी जाती हैं। तो मेरे लिए बिहारी युवा एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसका भविष्य सुरक्षित हो, ये मेरे लिए मुद्दा था। मैंने युवा आयोग की बात की हर मन से, मैंने हर परमंडल में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिहारी युवा तक ये बात पहुंची है। हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ एक विकास की सोच जुड़ी हुई है। ये बात मुझे लगता है नकारात्मक प्रचार का कोई हाथ नहीं था, मुद्दा और जातीयता के बैरियर्स टूटना, नकारात्मक प्रचार कोई मुद्दा ही नहीं था। नहीं, नकारात्मक प्रचार मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई मुद्दा रहा। गौमास को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, रिजर्वेशन को मुद्दा बनाने की, पाकिस्तान भेजने की धमकियां दी गई लोगों को, बिल को भी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, पर मुझे लगता है चिराग अपनी बात पूरी कीजिए जी। चिराग वही मैंने कहा कि जिस तरीके से विभिन्न और मुद्दों को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, पर उसके बावजूद बिहार की जनता ने सिर्फ और सिर्फ हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास के मॉडल पर भरोसा करते हुए हमारे गठबंधन के पक्ष में मतदान दिया। आप बने रहिए, केसी त्यागी साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन क्विक रिस्पॉन्सेज में यहाँ पर अपने एस्टीम पैनल से चाहूंगा। अनुराधा, आपसे स्टार्ट करता हूं। ये एक तरह का हम रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं जी। नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार है,
हम पुराने चश्मे से बिहार को देख रहे थे, बिहार बदल गया, उसकी चर्चा कम हुई स्टूडियोज में। क्या ये आंकड़े उस चीज को दर्शा रहे हैं या डिविसिव कैंपेन? बिहार बदलना चाह रहा था, वो हम शायद नहीं देख पा रहे थे। बिहार, मुझे लगता है बिहार और खास करके यूथ की बात की चिराग ने, यूथ बदलाव चाह रहा था। महिलाएं चाह रही थी। महिलाएं बदलाव से ज्यादा सुरक्षा चाह रही थी। ये दो बातें थी, दो तीन चीजें जो, और इसे मैं महिलाओं का लिबरेशन कहूंगी एक तरीके से। अगर जिस तरीके से वोटिंग महिलाओं ने की है, तो महिलाएं बिहार में, क्योंकि हमेशा खास करके रूरल बिहार में उन्होंने अपने परिवार के पतियों के भरोसे वोट किया था। इस बार मुझे लगता है उन्होंने अपने दम पर वोट किया, अपनी सोच के साथ वोट। ये बदलता हुआ बिहार देख रहे हैं राहुल हम, या ये बहुत ही सतही विश्लेषण हो जाएगा? मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार हमें करना चाहिए। अभी निश्चित रूप से बिहार बदल रहा है। नहीं, मैं सिर्फ इन आंकड़ों के आधार पर, हम तो कह भी नहीं रहे कि ये नतीजे हैं। अगर सिर्फ इन आंकड़ों पे बात करनी है तो ये बिहार से बदल ही नहीं रहा है, बिहार क्रांति की ओर जा रहा है। ये क्रांति से कम नहीं है, ये छोटा मोटा चमत्कार। मतलब वो कास्ट और ये जात, ये पात, वो पुराना चश्मा शायद उतार फेंकना पड़ेगा अगर ये नतीजे आ गए। हम इन्हीं आंकड़ों पे अगर टिक रहे हैं तो फिर हमें बिल्कुल ही नए चश्मे से देखना पड़ेगा बिहार को, कि कुछ बिहार में ऐसा घट रहा था जिसको जैसा अनुराधा कह रही है, हम बिल्कुल, मतलब वो MYD EBC जोड़ दो, भूमिहार, राजपूत, वो ऐसे मतलब है कि बिहार अगड़ा पिछड़ा, ये बातें नहीं है। इसका मतलब है कि बिहार जाति से बाहर निकल गया है। इसका मतलब है कि बिहार केवल विकास पर, विकास की भूख इतनी ज्यादा उसमें थी और उसकी छटपटाहट इतनी ज्यादा थी कि उसने बाकी सारे अब तक के सारे समीकरणों को तोड़ दिया है, अपने पूरे इतिहास को एक तरह से उसने पीछे छोड़ दिया है और एक नया वर्तमान भविष्य गढ़ दिया है। एक शब्द एंटी इनकम्बेंसी हमारी चर्चा से बिल्कुल गायब हो गया था पिछले 4-5 साल। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी यहां पर प्ले आउट होता दिखा है क्या, जिसको अब हम पत्रकार स्टूडियो में बैठकर शायद वो तवज्जो देना ही भूल गए थे कि भाई काम को इनाम होगा, अगर आप काम कर रहे हैं, आप इनकम्बेंट भी हैं। प्रो इनकम्बेंसी भी एक टर्म इजाद हो गई थी, उसका भी एक प्ले आउट देख रहे हैं? नहीं, लेकिन देखिए, आप बिहार में जो बदलाव की आप बात, चमत्कार की बात कर रहे हैं राहुल जी, 2005 से लगातार बिहार बदल रहा है। पिछले 25 साल में जातिवादी राजनीति का प्रतीक लालू प्रसाद यादव बन गए और 2005 के बाद से लालू प्रसाद यादव की पार्टी कोई चुनाव नहीं जीती है। जब बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन हुआ तो उसका जातीय आधार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसको 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला। पहले उम्मीद पर 2005 में, 2010 में काम पर, उसी तरह से लोकसभा में उनकी इस बार नाराजगी झलक रही है। इस बार देखिए, एक विचित्र सी स्थिति हुई है कि दो पार्टियों ने मिलकर सत्ता संभाली 10 साल पहले, 7.5-8 साल तक साथ साथ रहे, उसके बाद अलग हो गए। तो एक सुशील मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान एक बात कही थी कि भाई दोनों ने काम किया और मजदूरी मांगने नीतीश कुमार अकेले निकल गए। तो अगर सरकार ने अच्छा काम किया तो श्रेय दोनों दलों को है, जो बुरा काम किया उसका दोष दोनों दलों पर है। तो नीतीश कुमार सरकार की जितनी अच्छाइयां हैं उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर ये आंकड़े सही हैं, तो इसका मतलब है लोग इसको मानने को तैयार नहीं। इसको मानने को, जो विचित्र शब्द इस्तेमाल किया है ना सुकेश, प्रदीप जी ने, विचित्र एक बात इस चुनाव में यह भी होती दिखी और हमारे आंकड़े भी बता रहे हैं। नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर, सरकार के कामकाज को लेकर 41% या उनके शासन को लेकर 38% लोग खुश ना भी हों, पर उससे बड़ा आंकड़ा है उनको पास करवाने वाले। तो यहां यह विचित्र बात क्या ऐसी भी हो गई कि नीतीश से नाराजगी नहीं थी, पर जो गठबंधन बना, लालू जितने वोट खींचकर लेके आए शायद उससे ज्यादा वोट छिटकते दिखे हैं इन आंकड़ों के आधार पर अगर हम विश्लेषण करें तो। मैं इस तरफ इशारा कर चुका हूं संदीप। देखिए, 4 बातें हैं। ये जो नतीजे हैं और ये जो रुझान है, वो कहता है 51% लोग बदलाव चाहते हैं। दूसरा कहता है 18 साल से लेकर 66 साल तक का व्यक्ति जो है वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट कर रहा है, बीजेपी के पक्ष में कर रहा है। ये कहता है कि विमेन मोदी लहर को सपोर्ट कर रही हैं। ये कहता है कि ओबीसी ईबीसी नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह कहता है कि लालू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स,
सोशल इंजीनियरिंग की जो पॉलिटिक्स थी, जिस वजह से दोनों साथ आए थे और उस दोनों को मिलाकर एक ऐसा फॉर्मूला बनाया गया कि पूरा बैकवर्ड फॉरवर्ड पोलराइजेशन होगा और ऐसे में कोई हमारा जो बेस वोट है उतना ज्यादा होगा कि कोई उसको मैच नहीं कर सकता है। इन सब आंकड़ों को ये आंकड़ा जो है वो धता बता रहा है। आपने कहा ठीक है, 48% लोग कुल मिलाकर संतुष्ट थे। तो फिर ये प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है कि क्या नीतीश कुमार के खिलाफ, और मैं चूंकि वहां गया था, मुझे कोई एंटी इनकम्बेंसी, ऑब्वियस एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं दिखी। तो इसका मतलब है कि लालू यादव जो वोट लेकर आए या लाने वाले थे, उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा बैगेज जो नीतीश पे था कि आप लालू के साथ क्यों मिल गए, इसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले आउट किया इस चुनाव में, जिसको बार बार रोजाना जंगल राज का, जिसको हम कह रहे थे कि वो बूमरैंग करके बीजेपी पे पड़ेगा और यादव कंसोलिडेट हो जाएंगे। तो शायद इन चीजों से ही चुनाव आगे निकल गया। लालू के डर की वजह से लोगों ने मोदी की तरफ कूच किया। एक बात और जोड़ देना चाहता हूं कि मोदी ने भी पूरे चुनाव में कहीं विकास को, कहीं अपने विजन को नहीं दिखाया। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि विकासोन्मुख ये पूरा चुनाव हो गया था। ये था कि नीतीश में से जो लालू के साथ है उनको चुनना है या फिर मोदी को चुनना है। उन्होंने कहा हमें आपने कुछ शब्द मेरे मुंह से छीन लिए। जो ये लालू की बात है और बीजेपी, हम कहें कि नहीं बीजेपी बड़ा विकास की बात कर रही थी, बीजेपी ने भी नहीं किया। इससे ज्यादा डिविसिव, इससे ज्यादा हिटिंग बिलो द बेल्ट वाला कैंपेन कम से कम मैंने नहीं देखा। आपने शायद देखा होगा, आपका तजुर्बा ज्यादा है अरुण जी। तो ऐसे में इन आंकड़ों के आधार पर मैं विश्लेषण चाह रहा हूं। जो शुरू में ही एजेंडा सेट कर दिया था लालू ने, मंडल की बात करने लगे, 2015 में 1990 की बातें करने लगे, सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक, एक सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक फेलियर के रूप में आप देखेंगे इन आंकड़ों के आधार पर। अभी हम नतीजों का इंतजार करेंगे 8 तारीख को। देखिए, चुनाव में एक ट्रैप था शुरू में। वो ट्रैप ये था कि लालू और नीतीश की पूरी राजनीति जात आधारित है। नीतीश के उसके साथ साथ थोड़ा विकास का मुद्दा उठाया, लेकिन जब वो लालू यादव से मिल गए तो पूरा जात के आधार पर। इसमें मोदी वॉक कर गए, नरेंद्र मोदी इस ट्रैप में वॉक किए और इन्होंने उस ट्रैप को काटने के लिए अति पिछड़ा वाला मुद्दा उठाया। फिर बाद में इसमें लालू यादव फर्दर आगे बढ़े और दोनों तरफ से कहीं ना कहीं लालू यादव को ये इंटरेस्ट था कि धर्म का मुद्दा चले और मोदी जी को भी लगा कि मेरा ओरिजिनल ट्रैक पर हम आए ताकि हमको अल्पसंख्यक वोट मिले। वो एक फेज इस तरह से आया। इसलिए ये अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि जात से बिहार छूटना चाहता है, छूट रहा है, तो मैं तो इसमें जोड़ूंगा कि तो फिर धर्म से भी छूटना चाहता है। ये दोनों को धता बताने की स्थिति है जिसमें इस पर हम पक्का एक परिपक्व विश्लेषण 8 तारीख को कर सकते हैं। पर ये आंकड़े अभी कम से कम वो राह दिखा रहे हैं कि शायद उस राह पर जा रहा है बिहार। नहीं, इसमें तज्जुब की बात है जो है वो अनुराधा जी ने रेखांकित किया। वो ये कि ये दोनों को धता बताने का जो प्रयत्न है या जो उसका उसकी एक रिजल्ट निकल के आई है, वो सबसे पहले महिलाओं ने और यूथ ने दिखाया है। जो चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि मैं केसी त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केसी त्यागी साहब, सेफोलॉजी का आपको भी अच्छा खासा ज्ञान है, कोई टिप्पणी अगर आप करना चाहें कर दीजिए। लेकिन ये जो नतीजे आ रहे हैं, आप इनको लेकर अचंभित हैं या इसे आप एक साइंटिफिक स्टडी और अलग अलग चैनल्स कर रहे हैं, हमने भी की है, उस आधार पर देखना चाहेंगे? आपके चैनल में बैठ के मुझे लग रहा है जैसे मैं ईस्ट यूरोप के किसी देश में आ गया हूं, फिनलैंड वगैरह में। ना जात है, ना धर्म है, ना सब कास्ट है। तो मुझे थोड़ी देर के लिए मैं रोमांचित भी हुआ आपके पैनलिस्ट को देख करके। और जंगल राज सिर्फ लालू के समय था, गोधरा के बाद 1200 लोग मरे थे, कोई कानून नहीं था, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के कार्यालय से डायरेक्टिव जा रहे थे। दादरी के अंदर खुले आम केंद्र सरकार के मंत्री कह रहे थे कि जन मन धन और गन जो चाहिए वो देने के लिए तैयार है, वहां भी जंगल राज नहीं था। तो हम लोगों के जो माइंड सेट है, एक्चुअली हम सब लोग अपने अपने विचारों से और पूर्वाग्रहों से और सराउंडिंग और बिलोंगिंग से बहुत मजबूती से बंधे हुए। मैंने प्रधानमंत्री के भाई को तेली सम्मेलन में जाते देखा है, जहां रांची के अंदर वहां का मुख्यमंत्री रघुबर दास भी मौजूद है
ये जातिवाद नहीं। अमित शाह राजभर सम्मेलन करते हैं बनारस में, वो जातिवाद नहीं। अपना दल नाम का एक लोकल आउटफिट है यूपी के अंदर, जो एक बिरादरी के एक हिस्से तक सीमित है। प्रधानमंत्री अपने चुनाव के लिए वहां 2 उम्मीदवारों को वोट देते जिनका कभी कोई वास्ता राजनीति, वो जातिवाद नहीं। कुशवाहा जी जो हैं वो राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय विचारों के नेता हैं। मांझी जी जैसे आसमान से भगवान ने उनको दलितों के उत्थान के लिए भेजा था, ऐसा सुनकर के जात की 2000 पार्टियां हैं। आप में से कई बिहारी, मैं भी चूंकि वहां को रिप्रेजेंट करता हूं। केरला के अंदर आधा दर्जन पार्टियां हैं, उड़ीसा की पार्टियां हैं, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कौन सा सूबा है? केसी त्यागी साहब, आप कड़वी हकीकत बयां कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप कड़वी हकीकत बयां कर रहे हैं। चिराग भी मुस्कुरा रहे थे। चिराग, मैं चाहूंगा थोड़ा वक्त और निकाल लें, क्योंकि बड़ी यहां पर हम संजीदा और एक ईमानदार बहस करने की कोशिश कर रहे हैं। रामकृपाल यादव जुड़ गए हैं, उन्हें भी वक्त, सर मैं वक्त देना चाहूंगा उनको भी, और आपको भी एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल, जिसका आप सभी को इंतजार रहता है, उसका कहना है ये नतीजे नहीं है। फिर ताकीद कर दूं, लेकिन हमारा एग्जिट पोल कहता है, न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल, तस्वीर साफ है। हमारा एग्जिट पोल कह रहा है ये नतीजे नहीं है। फिर मैं दोहरा रहा हूं ये बात, ये एग्जिट पोल कह रहा है कि 155 सीटों के साथ 11 कम या 11 ज्यादा, पर 122 के आंकड़े से बहुत ऊपर है बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन। वो सरकार बनाने जा रहा है 8 तारीख को, अगर ये एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील हो जाते हैं। 83 पर सिमटता दिख रहा है महागठबंधन। हमारे साथ रामकृपाल यादव, केंद्रीय मंत्री बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केसी त्यागी लगातार बने ही हुए हैं। रामकृपाल यादव, मैं सीधा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अकेले मोदी सब पर भारी? पूछिए। अकेले मोदी सब पर भारी? अगर मैं कहूं इस चुनाव में जो भी डिविसिव एजेंडा, ध्रुवीकरण हुआ नहीं हुआ, विकास का मुद्दा गौण हुआ नहीं हुआ, एक मोदी सब पर भारी, अगर ये आंकड़े सही में नतीजों में तब्दील होते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं समझता हूं कि जिस तरह से देश का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पर है विकास के लिए, तो विश्वास कल भी था, आज भी है, और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले वर्षों तक भी कायम रहेगा। क्योंकि हिंदुस्तान में 68 साल के बाद एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं जो विकास के मुद्दा लेकर के देश में सबका विश्वास जीतने का काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि बिहार की जनता ने जो वर्षों से परेशानी और हालत से गुजर रही थी, बेरोजगारी, गरीबी, फटहाली, रोड नहीं, पुल नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, बिजली नहीं, इन सब चीज़ों के लिए जाति से ऊपर उठ करके लोगों ने, हर जाति हर तबके के वर्ग के लोगों ने मोदी जी पर विश्वास करके अपना मत दिया है। और वही कारण है कि जो आपने आज रिजल्ट दिखाया है, और निश्चित तौर पर आप कहते हैं जाति से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री अपनी जाति बताने लगते हैं, राज्यपाल की भी जाति बता देते हैं। दरअसल ये है, हाँ, वो माफ नहीं, आप दरअसल ये है कि हमारे प्रतिपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, और मुद्दा को नहीं रहने की वजह से, चूंकि विकास पर से उनको कोई लगाव भी नहीं है, और 25 साल तक जो शासन उनका हुआ, दोनों बड़े भाई छोटे भाई का, उस शासन को लोगों ने भी देखा है। और जब आगे आने वाले दिन में जब जनता के बीच में वोट के लिए जा रहे थे, तो निश्चित तौर पर कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए उन लोगों ने जाति का आधार बनाकर जनता को फिर एक बार धोखा देने की कोशिश की है, और वोट बैंक के लिए इस तरह का वातावरण पैदा करने का काम किया। अब क्या सरकार दिल्ली से ही चलने लगेगी कि आप भी पटना से चलती रहेगी? रामकृपाल बाबू, अब सरकार दिल्ली से चलने लगेगी कि पटना में ही रहेगी? अभी सरकार पटना में ही रहेगी, और पटना बिहार के ही लोग को नहीं संदर्भ नहीं समझे आप। चलाएंगे भैया। मैं इसलिए पूछ रहा हूं ना कि नरेंद्र मोदी, उन्होंने तो वन मैन शो किया, लेकिन सपोर्ट कास्ट में इतने सारे मंत्री आपको जोड़ लूं तो चाहे वो अनंत कुमार हो, रविशंकर प्रसाद हो, राजीव प्रताप रूडी हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, उनको वो दिल्ली छोड़ गए थे, वो तो पटना में आकर बैठ गए। अब तो पटना छोड़ दोगे? नहीं, पटना के लोग पटना में ही रहेंगे,
और दिल्ली के लोग दिल्ली जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है, हाँ। जिसमें हर तरह के नेता हैं, और आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी भी नेशनल पार्टी के रूप में रही है। याद कीजिए, स्मरण कीजिए, उनके भी नेता आते रहे चुनाव प्रचार के दरमियान, चाहे किसी भी राज्य में चुनाव हो, और यहां भी आए हैं। सोनिया जी, मैडम सोनिया जी आई, राहुल जी आए, कई उनके बड़े बड़े नेता आए। तो निश्चित तौर पर यह परंपरा रही है कि जो नेशनल पार्टी के लोग रहते हैं, पर किसी प्रधानमंत्री ने आजाद भारत में किसी प्रधानमंत्री ने, रामकृपाल बाबू, इतनी एक स्टेट इलेक्शन में रैलीज नहीं की जितनी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। तो बिहार इलेक्शन दरअसल नरेंद्र मोदी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए एक नाक की लड़ाई भी था क्या, एक प्रेस्टीज इशू भी था, और एक खुन्नस जो उनकी नीतीश कुमार के साथ थी वो भी शायद कहीं ना कहीं प्ले आउट होती दिखी। ये मानेंगे आप? देखिए नरेंद्र भाई मोदी पीड़ा में और दर्द में थे कि 68 साल के आजादी के बाद भी बिहार बहुत पीछे है, और उनका मानना है कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा देश का विकास संभव नहीं है। 11 करोड़ की आबादी है, और आज भी जाके आप देखिए गांव में जो क्या हालात है, खेत और खलिहान में काम करने वालों की क्या हालात है, खासतौर पर नौजवानों की क्या हालात है, पढ़ाई लिखाई की क्या व्यवस्था है। जिन लोगों ने भी सत्ता संभालने का काम किया है लगातार, केंद्र से लेकर राज्य तक, सब लोगों ने बिहार के लोगों को बिल्कुल विश्वास में लिया, जरूर वोट के माध्यम से, पर उनके लिए विकास करने का काम नहीं किया। मगर नरेंद्र भाई मोदी की पीड़ा है कि बिहार का विकास नहीं करेंगे तो देश का विकास नहीं होगा, और विकास एक पीड़ा थी, इसलिए विकास के मुद्दा को आधार बना करके बिहार के लोगों का विश्वास जीतने का काम किया है। और इसीलिए नरेंद्र भाई मोदी ने, आप ये बता रहे थे कि सबसे अधिक हमारे प्रधानमंत्री जी आए, नरेंद्र भाई मोदी आए, बिहार की जनता के बीच में आए, क्योंकि उनकी लोकप्रियता है, लोगों की चाह है, डिमांड है। अगर आगे पहले के जो प्रधानमंत्री थे, न किसी की चाह थी न किसी का डिमांड था, इसलिए नहीं आया करते थे। वक्त की मांग है, और निश्चित तौर पर जो आकर्षण नरेंद्र भाई मोदी में है वो शायद किसी देश के नेता में नहीं है। और यही कारण है कि लोगों के विश्वास को जीतने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी आए, क्योंकि उनका विश्वास है नरेंद्र भाई मोदी पर। केसी त्यागी साहब, मुझे लगता है संदीप जी कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। मैं तब से सुन रही हूँ, मुझे लगता है रामकृपाल जी कुछ थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं। 7 साल तक इनकी जो अब की पार्टी है बीजेपी, वो भी तो नीतीश जी के साथ वहाँ पे थी। हाँ। तो क्या फिर उन लोगों ने क्या किया था उस वक्त में? इसका जवाब देंगे? अगर ये कह रहे कोई विकास हुआ ही नहीं देंगे भाई। हाँ। क्या कर रहे थे? जो 7.5 साल का अवधि था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार चल रही थी, निश्चित तौर पर उन दिनों बिहार की चर्चा देश में हुई, और निश्चित तौर पर विकास हुआ। मैं इस बात को स्वीकारता हूं। मैं जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध नीतीश बाबू का खत्म हुआ, उस दिन से विकास मुद्दा गौन हो गया, और जो बर्बादी हुई है आंकड़ों के हिसाब से आप देख सकते हैं। इसी से जुड़ा सवाल केसी त्यागी साहब, रामकृपाल जी, केसी त्यागी साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं। केसी त्यागी साहब, देखिए, एक मोदी सब पर भारी, मैंने इससे सवालों के सिलसिले की शुरुआत की थी रामकृपाल यादव से। एक चीज बताइए, हमारा ये जो सर्वे है वो भी साफ कहता है नीतीश कुमार से ऐसी कोई जबरदस्त नाराजगी नहीं थी। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी का पुट हमने देखा है इन आंकड़ों में। तो दरअसल जो ये नीतीश बनाम मोदी लड़ाई थी, पर नीतीश जी पिगीबैक करना चाह रहे थे लालू के वोट कैचिंग एबिलिटीज पर, वो भारी पड़ गया क्या नीतीश कुमार पर? ऐसा बहुत सारे सवाल हैं। लालू जी जेल से आए हैं चारा चोरी में, और अमित शाह जी आजादी के आंदोलन से आए हैं 8 महीने जेल में रह करके। तो लालू जी को तो आप जो हैं इस तरह से महिमा मंडित करेंगे, और अमित शाह जी जो हैं जैसे फ्रीडम मूवमेंट के नायक हो, उनको इस तरह से महिमा मंडित करेंगे। मुजफ्फरपुर में भाषण है प्रधानमंत्री का कि ये बनिया बामनों की पार्टी नहीं है, अब ये पिछड़ों की पार्टी है। तो जो पिछड़ी जातियों में पैदा हुए हैं, जिन्होंने उस एगोनी को झेला है, अगर वो अपने अधिकारों के लिए संगठित होना चाहें, वो जातिवाद। और आप नक्शेबाजी में जाकर के कहो मैं पिछड़े के घर में पैदा हुआ हूं, मेरे कहने से वोट दो, मुझे लोग काम नहीं करने दे, ये सर्व जातिवाद। तो अच्छा 25 साल ये बहस किसने चलाई? अभी हमारे मित्र कह रहे थे शायद रंजन जी,
कि नीतीश जी अकेले उसका क्रेडिट लेना चाह रहे थे। गलत आप कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों भाइयों ने 25 साल तक लूटा है, यानी कि 8 साढ़े 8 साल तक लूटने में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी। ये प्रधानमंत्री का वक्तव्य है। भाइयों बहनों, पिछले 25 साल तक दोनों भाइयों ने बिहार को लूटा है, तो 8.5 साल लूटने में क्या भारतीय जनता पार्टी शामिल थी? और जो मेरे मित्र हैं रामकृपाल जी, ये उस जो लालू जी का तथाकथित जंगल राज है, उन दिनों ही उन्हीं की पार्टी में थे, ये हमारे साथ नहीं थे। हम तो चले आए थे लालू जी से लगो करके, लेकिन ये तब भी उसी जंगल राज के हिस्से थे जिसको लेकर के चर्चा हो रही है। अब यहाँ कोई कुछ भी बोल रहे। रामविलास पासवान जी मेरे मित्र हैं, उनके बेटा मेरे बेटे की तरह से है। रामविलास जी की राजनीतिक जिंदगी का जन्म, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, दलित सेना बना करके मेरी आंखों के सामने, मैं भी उसका प्रशंसक रहा हूं, रामविलास जी का उसकी राजनीति का भी। जिस आदमी की सारी जिंदगी आरक्षण की राजनीति में गुजर गई हो, उनके परिवार के लोग भी नहीं जात पात नहीं चाहिए। तो पर केसी त्यागी साहब, फिर तो वही बात हो गई ना, डाक के वही 3 पात होते दिख रहे हैं, डाक के वही 3 पात इस अमाम में सभी वही राजनीतिक रणनीति अख्तियार करते दिख रहे हैं, वही कड़वी हकीकत प्रदीप जी कि भाई जात पात। नहीं देखिए, ये जो कह रहे हैं त्यागी जी, इसका कतई मतलब नहीं है जब विकास की बात कही जा रही है कि लोग जाति भूल गए हैं या जाति प्रथा खत्म हो गई है या जातीय अस्मिता को लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सिर्फ इतनी बात है कि बिहार में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो अपनी जातीय अस्मिता पर विकास को तरजीह दे रहे हैं। पर यहाँ पर एक देखिए, ये जो हम अलग अलग जात पात के हमने आंकड़े दिखाए, सिवाय कुर्मी, मुसलमान और यादव के किसी भी जात समुदाय में महागठबंधन बढ़त भी नहीं बना पाया। संजय सराफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं एलजेपी के जी। अगर ये नतीजा इसका उल्टा हो तो भी ये सही है। हाँ। इसका मतलब नीतीश कुमार का जो विकास का मॉडल है, जो उन्होंने भरोसा दिलाया है, उस पर लोगों ने भरोसा करके महागठबंधन को जिताया है। दोनों स्थितियों में विकास को तरजीह दी है मतदाताओं ने। मैं संजय आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए जात पात का मैंने आंकड़ा दे दिया, और किसी भी आयु वर्ग में 18 से लेकर और 90, 95, 100 साल तक की उम्र के हर आयु वर्ग में आपका गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। ये उम्मीद थी क्या आपको कि हर आयु वर्ग में अमूमन ऐसा होता है कि अच्छा भाई यूथ एस्पिरेशनल है, वो हमें वोट कर देगा। आपका तर्क मैं ले भी लूं कि जात पात पर वोट नहीं हुए तो भाई परंपरागत वोट बैंक भी है, बुजुर्ग भी हैं जो लालू की बात करेंगे या नीतीश की बात करेंगे, हर जगह आप बढ़त कैसे बना पाए? इसमें इस इलेक्शन में सबसे अच्छी बात जो दिखी, जो प्रैक्टिकल शेप में हम आपको बता रहे हैं, 64.85% आपका यूथ है, जो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना दलित है, ना महादलित है, ना अपर कास्ट है, ना कोई ऐसे। दे वर जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन दिस पर्पस कि उनको क्या मिल रहा है। देयर इज नो डाउट 20%, 30% कास्ट फैक्टर के साथ जुड़े हैं, लेकिन 70% जो आपका यूथ है, उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम था हमारे को, जहां से विकास का नजर उनको आ रहा था, जिस जगह से उनको रोजगार मिलेगा। जैसे हमारे चिराग जी ने क्लियरली बोल दिया, वो यूथ आयोग, युवा आयोग की बात कर रहे हैं। युवा आयोग जो यूथ का गठन हो जाएगा, युवा आयोग के साथ एक परिवार आयोग भी बना ले। नहीं देखिए, परिवार आयोग अगर पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनता है और उसके बाद लोग उसको जिताते हैं, पॉलिटिशियन का अगर उसको लोग जिताते हैं, अगर राज्यसभा अगर एमएलसी या राज्यसभा के माध्यम से आता है तो तब मेरे ऊपर आप उंगली उठाते हैं। जब 2 लाख लोग वोट देते हैं तो आप हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। He is a representative of 2 lakh people. ये देखिए बड़ा खतरनाक तर्क नहीं, मैं ये बाहुबली। अगर डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाता है, वहां तो लोगों ने मुझे वोट देकर सांसद या एमएलए बना दिया तो बात खत्म। वकील अपने बच्चे को वकील बनाता है, डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है, वहां तो आप उंगली नहीं उठाते हैं। जब पॉलिटिशियन अपने बच्चे को, छोटा सा जवाब चाहूंगा सर मुझे, सर 1 सेकंड में कंप्लीट करूं। उस पॉलिटिशियन को ब्रेक की मजबूरी है, वो इंटरजेक्ट कर रहे हैं। जी अरुण जी, छोटा सा जवाब। जब बिहार राहुल गांधी में क्या कमी है फिर? जब बिहार में ब्लाइंडिंग हुआ, भागलपुर आंख फोड़ कांड, तो पटना में एक जुलूस निकला, भागलपुर में भी एक जुलूस निकला, जिसमें उस समय के चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्रा भी शरीक हुए। और उस जुलूस के निकलने के बाद मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि आंख फोड़ कांड को जो क्रिमिनल पर हुआ है, हमें सामाजिक मान्यता प्राप्त है।
तो आप जो कह रहे हैं वो वही सामाजिक मान्यता वाली थ्योरी कह रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, संजय एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। केसी त्यागी साहब, आपने कीमती वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आखिरी सेगमेंट में बहुत कम वक्त होगा और मैं आपको नहीं चाहूंगा कि आप इंतजार करें। रामकृपाल बाबू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्रेक के बाद एक अहम सवाल जो हमारे इस एग्जिट पोल में उभर कर आ रहा है, ऐसा अमूमन देखने को नहीं मिलता है कि कटिंग अक्रॉस ऑल एज बैरियर्स, पूरी की पूरी आबादी में हर एक एज ग्रुप में एक ही पार्टी बढ़त बनाए। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा हो भी सकता है। ब्रेक के बाद छोटे छोटे जवाब मेरे एस्टीम पैनल से जो स्टूडियो में मेरे साथ है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल, हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि अब की बार किसका बिहार? बिहार हो गया है मोदी का, बीजेपी का, बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन का। 155 सीटें मिलती दिख रही हैं। महागठबंधन 83 सीटों पर सिमट जाएगा। और इसमें सबसे अहम बात यहां बता दूं आपको, ये नतीजे नहीं है, नतीजे 8 तारीख को आएंगे। ये एग्जिट पोल है, लेकिन इस एग्जिट पोल में एक खास बात आई है राहुल, वो ये कि आयु वर्ग की बात करें, कटिंग अक्रॉस एज बैरियर्स, हर 10 साल का अगर हम भाई 18 से 25, 25 से 35, 35 से 45, हर जगह एनडीए ने बढ़त बनाई। ये थोड़ा सा अप्रत्याशित नहीं लगा आपको? नहीं, मुझे तो मैं शुरू से कह रहा हूं कि मैं इन नतीजों से, आपके नतीजों से, एग्जिट पोल से सहमत नहीं हूं। मुझे ये थोड़ा ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण लग रहा है। आप अगर बाकी जो एग्जिट पोल हुए हैं उन सब का भी एक एग्जिट पोल कर लें, उनका औसत निकाल लें, तो ये बहुत बाहर जा रहा है। बहुत बाहर ये जा रहा है। संभव है कि बहुत बढ़त मिली हो एनडीए को, लेकिन इतनी ज्यादा ये चमत्कार होगा, इसके अलावा और कुछ चमत्कार होगा ये। प्रदीप, नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह का चुनाव प्रचार चला, जिस तरह से लोगों का की जो उत्सुकता और जिस तरह की जिज्ञासा थी और इसको उत्साह था, उसको देखते हुए नतीजे ऐसे ही आएंगे, चाहे एनडीए के पक्ष में आए या महागठबंधन के पक्ष। 10 सेकंड रह गए, वक्त कम हो गया जी। यूथ और महिलाएं जहां ये लोग कहते हैं हर वक्त महिलाओं ने वोट डाला, हमको डाला, जहां 1.5 करोड़ हमारे बिहार के साथी लोग, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, तो उनकी वजह से उनकी महिलाएं घर में जो तकलीफें उठा रही है, दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रीजन कि दे हैव वोटेड फॉर एनडीए। मैं कहूंगा कि लोग पिछले कुछ दिनों से डिसाइसिव मैंडेट दे रहे हैं, ये उसी कड़ी में एक कदम है। और दूसरा ये कि शायद लालू और नीतीश का गठजोड़ जो था वो लोग पचा नहीं पाए। अरुण जी, मेरा ख्याल ये है कि 155 है, मान लीजिए कि वो घट रहा है, रीजनेबल आप कह रहे हैं, बहुत रीजनेबल नहीं लग रहा है, तो भी घट रहा है, तो कुछ मार्जिन से बीजेपी के जीतने का चांस है। अनुराग, मुझे लगता है ये बहुत ही डिसाइसिव, अगर ये सही है तो ये डिसाइसिव मैंडेट जो है वो देश की राजनीति पर बहुत बुरी तरह से और बहुत दूसरी तरह से हावी होगा। देश की राजनीति शायद इस चुनाव के बाद बदल जाएगी। बिल्कुल दूरगामी परिणाम होंगे। क्या बिहार बदल रहा है? देश की राजनीति भी बदल जाएगी। एजेंडा फॉर गवर्नेंस की जगह एजेंडा फॉर विनिंग इलेक्शंस तो सेट नहीं हो जाएगा। पर ये सारी बातें दरअसल 8 तारीख को जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद चर्चा करने लायक होंगी। अभी के लिए हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार, गुड नाइट।